Good morning, students. Today we are starting the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. This is the last chapter of history. Next part is not coming in your exams, so history will be completed after this chapter. Okay. तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर की शुरुआत बैकग्राउंड से होती है। उस दिन से 1945 से शुरू होती है। बताया गया है, इसमें जो बैकग्राउंड है इसमें बताया गया है कि इस 1945 में एक 11 ईयर ओल्ड जर्मन लड़का था जिसका नाम हेलमट था। वो अपनी बेड पे लेटा हुआ था और उसके पेरेंट्स जो थे आपस में कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, कुछ सीरियस टोन में बात कर रहे थे। उसके फादर एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे और वो अपनी वाइफ से पूछ रहे थे कि क्या ये समय आ चुका है कि या तो हम अपनी पूरी फैमिली को मार दें या फिर मैं अकेला ही सुसाइड कर लूँ। उसके फादर जो है उनको किसी रिवेंज का डर होता है और वो कह रहे होते हैं कि अब जो एलाइज पावर है, एलाइज पावर कौन थे? यूके और फ्रांस जिनको लीड कर रहे थे, जिन कंट्रीज़ को लीड कर रहे थे वो एलाइड पावर्स कहलाते थे और उन्होंने जर्मनी, इटली, जापान के अगेंस्ट फाइट किया था। ओके तो एलाइज पावर के बारे में वो बात कर रहे थे कि जो एलाइज पावर है वो अब हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने क्रिपल्ड और ज्यूज़ को, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं और जो ज्यूज़ हैं उनको हमने मारा है, इसलिए अब वो उसका बदला लेंगे। तो नेक्स्ट डे हेलमट को वो जो लड़का होता है 11 साल का, उसको उसके फादर अपने साथ वुड में ले जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं और दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट टाइम जो था उनके लिए वो था, बहुत अच्छे से उसको स्पेंड करते हैं, बचपन के गीत गाते हैं और इस मतलब वो एक मेमोरेबल टाइम उसको आप कह सकते हो जो उनकी लाइफ का लास्ट हैप्पी टाइम था। तो हेलमट के फादर उसके बाद ऑफिस में अपने खुद को गोली मार लेते हैं और जो हेलमट था उसको ये याद रहता है कि किस तरह से उसने अपने फादर को ब्लड यूनिफॉर्म में देखा था उनको बर्न करते हुए। तो वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा में आ चुका था वो लड़का कि जो भी कुछ हुआ था, जो भी कुछ उसने सुना था, तो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसका रिएक्शन ये था कि वो 9 सालों तक उसने घर पे खाना ही नहीं खाया क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी माँ उसे पॉइज़न ना दे दे। हालांकि जो हेलमट था उसे ये नहीं पता था कि जो उसका पिता है वो नाजी का सपोर्टर है और अडोल्फ नाजी है, एक नाजी था और अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करता था, है ना। नाजी और हिटलर के बारे में आपने पहले शायद सुना भी होगा। हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था, जो हिटलर था वो जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में और यूरोप को कनकेयर करना चाहता था, है ना। उसने ज्यूज को भी मारा था, क्रिपल्ड को भी मारा था और उसके जो ऐसे एक या दो एक्ट ऐसे नहीं थे बल्कि उसने कई सारे ऐसे काम किए थे जिसके कारण जो यूरोप था उसको डिस्ट्रॉय करने पर लगा हुआ था। हेलमट के जो फादर उन्होंने अपने आप को इसी फियर के बेस पर किल कर लिया था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का शुरू हो रहा है ये चैप्टर। यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो कंडीशन बनी थी यहाँ से शुरू होता है ये चैप्टर की नाजी का राइज। जो नाजी हम पढ़ रहे, हिटलर पढ़ना है हमको, तो हिटलर का और नाजी का राइज क्यों हुआ जर्मनी में, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने थे कि नाजी और हिटलर का राइज हुआ। ओके तो यहाँ से हम पढ़ते हैं बर्थ ऑफ वेलमार रिपब्लिक। ठीक है, जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी के शुरुआत में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब लड़ा गया था ऑस्ट्रियन एम्पायर और जो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जिन्हें एलाइज पावर कहा जाता था, इनके साथ ये वॉर हुआ था। इस वॉर में सबने ज्वाइन किया था और ये होप किया था कि सबको विक्ट्री मिलेगी, जल्दी जीत जाएंगे या फिर उनको एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। किसी को ये नहीं पता था कि ये जो वॉर है इतना लंबा स्ट्रेच हो जाएगा। इवेंचुअली जो यूरोप और इसके सारे रिसोर्सेज थे वो ड्रेन होते जा रहे थे। जर्मनी जो है वो इनिशियली गेन कर रहा था फ्रांस और बेल्जियम पर, उस ऑक्यूपाई कर लिया था उसने फ्रांस और बेल्जियम को जर्मनी ने। हालांकि जो एलाइज पावर थे वो
वो काफ़ी स्ट्रेंथन थे यूएस में। जब उन्होंने एंट्री ली थी 1917 में, तब उन्होंने जीत लिया था। तो उन्होंने वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। हालांकि उन्होंने जर्मनी को डिफीट किया 1917 में, और 1918 नवंबर 1918 में वो सेंट्रल पावर में आ गए थे। तो इंपीरियल जर्मनी की जो डिफीट थी, और उसके जर्मनी के एम्परर पर जो एब्डिकेशंस लगाए गए थे, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को रिकास्ट किया गया था जर्मन की पॉलिटी में। एक नेशनल असेंबली बुलाई गई थी वेलमार में, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था, फेडरल स्ट्रक्चर था जिसका। डेपुटीज़ जो थे अब वो इलेक्ट होते थे जर्मन पार्लियामेंट में, और ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय द एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। उसमें वुमेन भी इंक्लूड थी, मतलब सबको इक्वली वोट करने का अधिकार था, यूनिवर्सल वोट कास्ट होता था जर्मनी में। तो ये कंडीशन थी जर्मनी के पॉलिटी की उस समय पर, है ना। वहाँ पर क्या था, डेमोक्रेटिक सेटअप था जर्मनी में, और उसी के थ्रू जो है एम्परर चुने जाते थे। ठीक है, तो ये जो रिपब्लिक था, वेलमार रिपब्लिक, हालांकि दे वर नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन large people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। ठीक है, हालांकि ये जो रिपब्लिक है उसे लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं अपनाया। बिकॉज क्यों नहीं अपनाया? बिकॉज जर्मनी की जो हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो एंड हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसके बाद लोगों ने इस वेलमार रिपब्लिक का जो डेमोक्रेसी था उसको उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जो पीस ट्रीटी हुई थी वर्सेलिस में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसमें जर्मनी हार गई, और उसकी हारने के बाद एक पीस ट्रीटी की गई वर्सेलिस में। वर्सेलिस में जो ये ट्रीटी थी वो एलाइज पावर में मैंने आपको बताया था कौन थे, यूके, फ्रांस और रशिया, है ना। यूके, फ्रांस और रशिया जो थे वो एलाइज पावर थे, और दूसरी तरफ था जर्मनी, इटली और जापान, है ना। तो जर्मनी की इसमें बुरी तरीके से हार हो गई, और इस डिफीट के बाद जर्मनी के साथ एलाइज पावर का एक पीस ट्रीटी हुई। हालांकि इसका पीस ट्रीटी ये थी, लेकिन ये बहुत ही हार्श थी और ह्यूमिलेटिंग थी, है ना। जर्मनी को लगभग अपने सारे ओवरसीज कॉलोनीज खोने पड़े। कॉलोनीज़ हमने पढ़ा है कि कॉलोनीज़ उस समय इम्पीरियल कॉलोनाइजेशन का दौर चल रहा था। इंडिया भी जो उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इसी तरीके से जो जर्मनी के जितने भी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थे वो सब जर्मनी को खोने पड़े, और उसका 10th जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का जो एक 10th पार्ट था वो कम हो गया था। इसकी 13% टेरिटरीज उन्हें खोनी पड़ी थी, 70% इनकी आयरन और 26% कोल के जो रिजर्व थे उन्हें फ्रांस को, पोलैंड को और डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा। जो एलाइड पावर थी उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड कर दिया, मतलब उनसे आर्मी की पावर भी छीन ली कि उसकी पावर जो है ख़त्म हो जाए। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, है ना। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसका पूरा जो ठीकरा था वो जर्मनी के मत्थे मढ़ दिया गया कि जो वॉर हुआ है ये किस कारण से हुआ है, जर्मनी के ही कारण हुआ है। इसीलिए इसका जो नुकसान है, जितना भी डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई पूरी जर्मनी करेगा, है ना। तो जितनी जो अलाइड कंट्रीज़ थी उनको जितना भी नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, उन सब की भरपाई उन्होंने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए उनसे की। ठीक है, जर्मनी को कंपनसेशन पे करने के लिए फोर्स किया गया लगभग 6 बिलियन, है ना। जो अलाइड आर्मीज़ थी, अलाइड कंट्रीज़ की जो आर्मी थी, उन्होंने भी जो राइनलैंड था जर्मनी का, वो बहुत ही रिसोर्सफुल सिटी थी राइनलैंड। वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत रिच थे, तो वो जो एरिया था उसको अलाइड आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया। 1920 तक जो है उस पर अपना कब्जा कर लिया, और कई सारे जो जर्मन्स थे उन्होंने वेलमार रिपब्लिक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना। ये जो डिफीट हुई वॉर में, और इतनी जो बेइज्जती हुई वर्साइलेस में, इतना जो डिसग्रेसफुल उनका कंडीशन बन गई थी वेलमार में, वर्साइलेस में बन गई थी, तो उसके लिए वेलमार रिपब्लिक को ही
रिस्पॉन्सिबल माना जो जर्मनी के रहने वाले लोग थे। ठीक है। तो मतलब जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप था जिसके बारे में हम पीछे पढ़ रहे थे, तो डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था वेलमार में, उस पर से उनका विश्वास उठ गया, गवर्नमेंट के ऊपर से उनका विश्वास उठ चुका था। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, जर्मनी ने जब वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइट किया था तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन लिया था, और उस लोन को भरपाई के लिए उन्हें अपने गोल्ड का जितने उनके पास जितने अभी गोल्ड का था स्टोर, वो गोल्ड उनको खर्च करना पड़ रहा था। तो ये जो गोल्ड रिजर्व्स कम हो रहे थे सोर्सेस, वो उस एक डिप्लीशन की स्थिति आ गई थी वहाँ पर गोल्ड के स्टोर हाउस के लिए। 1923 में जर्मनी ने अपने सारे जो जितने भी एलाइड पावर्स ने उन पर कंपनसेशंस लगाए थे, जितने लोन्स जो भी लिए थे जर्मनी ने, उन सारे लोन्स को चुकाने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम नहीं चुकाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन कहना चाहिए बहुत दयनीय दशा हो गई थी उनकी। और जो फ्रेंच एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्री एरिया, है ना, और जो फ्रांस था उसने इनका लीडिंग इंडस्ट्री एरिया रूर का जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, और उनका जितना भी कोल का रिजर्व था उस सब पर अपना क्लेम कर लिया था। तो जर्मनी ने वापस रिटेलिएट किया, है ना, मतलब रिटेलिएट किया मतलब जवाब दिया उनके साथ, जितना जो ह्यूमिलेट किया गया था जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके लिए उसने रिटेलिएट किया विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी। कैसे रिटेलिएट किया? अपने आप को उभारने के लिए उन्होंने प्रिंटेड पेपर करेंसी जारी की, है ना, विथ टू मच प्रिंटेड, क्योंकि अब जो मनी है उसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया था प्रिंटेड मनी का मार्केट में। तो जो वैल्यू थी जर्मन मार्क की, जर्मन के रुपी की या फिर करेंसी की, जर्मन करेंसी की जो वैल्यू थी वो अब बहुत बुरी तरीके से गिरने लगी। क्यों गिरने लगी? क्योंकि जब आप जानते हो मार्केट में जब कोई जो करेंसी है उसका बहुत ज़्यादा जब रिलीज़ होने लगता है ना, तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो प्रिंटेड करेंसी इन्होंने निकाली ये सोचकर कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी इकोनॉमी में सुधार आ जाएगा, हमारी जो कंडीशन है गिरती जा रही है, जो क्राइसिस की स्थिति है उससे हम उबर पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, और उसका बल्कि उल्टा ही हुआ, उनकी स्थिति और ख़राब हो गई, और जो जर्मन करेंसी थी उसकी वैल्यू मार्केट में ज़ीरो के बराबर रह गई। ओके, ये जो क्राइसिस था इसे हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति कहा जाता है। ये ऐसी सिचुएशन थी जब जो प्राइसेस थे फिनोमिनली बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, हर चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो क्राइसिस की स्थिति आ गई थी इकोनॉमी में, वहाँ के जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से डगमगा चुकी थी, चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि ब्रेड भी लोगों को अर्न करना मुश्किल हो रहा था। तो ये कंडीशन थी जर्मनी की। तो इवेंचुअली जो अमेरिका था उन्होंने इंटरफेयर किया फिर जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, और उन्होंने एक डॉइज प्लान इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर, जिसमें रिवोक द टर्म ऑफ रिपेयरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन, है ना। उन्होंने एक डॉज प्लान इंट्रोड्यूस किया। ये ऐसा प्लान था जिसमें जर्मन को ये जो क्राइसिस की स्थिति थी उस स्थिति को रिपेयर करने के लिए उसने सहायता करने की कोशिश की। तो अमेरिका ने इस समय जर्मनी का साथ दिया उसको इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, नाउ द ईयर ऑफ डिप्रेशन 1925 से 1928 के बीच का जो समय था जर्मनी में, वह उस समय कुछ स्टेबिलिटी आई वहाँ पर। हालांकि ये इस तरीके की स्टेबिलिटी थी जैसे रेत पर मकान बनाना, है ना, रेत पर घर बनाना, इस तरह की स्टेबिलिटी थी, है ना। तो जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी जो थी वो टोटली शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंडेंट थी। यूएसए से उन्होंने लोन ले रखा था, और ये जो सपोर्ट था वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के समय विड्रॉन कर दिया गया। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो 1929 में क्रैश हुआ,
फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, फिर प्राइसेस जो है प्राइस फॉल होने का डर था लोगों को। लोग जो थे इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए जो कीमतें गिरने के डर से। और एक ही दिन में ये स्थिति थी वहाँ पर कि एक ही दिन में 24 अक्टूबर को ही 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए थे जर्मनी में। ठीक है, तो ये जो था वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी, है ना। तो अगले 3 सालों में 1929 से 1932 के बीच में जो नेशनल इनकम थी यूएसए की वो हाफ रह गई, गिर बहुत नीचे डाउन होकर के हाफ रह गई। फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गए, जो फार्मर्स थे वो बुरी तरीके से हिट हो गए और उन्हें जो मार्केट उन्हें विड्रू करना पड़ा मार्केट से, है ना। इफ़ेक्ट्स, इन सब का जो इफ़ेक्ट्स था वो यूएस की इकोनॉमी पर भी पड़ा और पूरे वर्ल्ड पर इस इकोनॉमी डिप्रेशन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, है ना। हालांकि जो क्राइसिस थी, जिस क्राइसिस की हम बात करें, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था जिसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हुआ, हालांकि ये जो क्राइसिस थी उसे मैनेज नहीं किया जा सका, वो रिपेयर नहीं हो पाया और लोगों का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से उठ चुका था पूरी तरीके से। पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इतना ह्यूमिलेशन हुआ जर्मनी का, उसके बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, इतना डिप्रेशन की स्थिति आ गई पूरी कंट्री में। तो ये सब जो परिस्थितियां थी, जो सब सर्कमस्टेंसेस थे, इन सब का जिम्मेदार वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को माना और अब उनका उस गवर्नमेंट पर से विश्वास खत्म हो चुका था। वो समझ चुके थे कि गवर्नमेंट के पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने अब दूसरी तरफ देखना शुरू किया और ये जो दूसरी तरफ था ये क्या था, हिटलर का राइज होना, नाजिज्म का राइज होना। तो यहीं से फिर यही सर्कमस्टेंसेस थे, ये बैकग्राउंड बने कि जर्मनी में जो है नाजिज्म और हिटलर का राइज हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर कैसे राइज हुआ, उस पावर में कैसे आया। ओके, टिल देन